हमने टॉपिक लिया है अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक क्या है कि जब भी मान लीजिए अर्थ के सरफेस के ऊपर की जो भी बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर है, तो वो क्या होता है कि अलग अलग रीज़न से जब अर्थ का शेकिंग होता है तो गिरने लगते हैं। तो इसको ही क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं। तो देखिए एग्जैक्टली ये क्या है, टेक्टोनिक प्लेट है। और टेक्टोनिक प्लेट क्या हो गई कि ऊपर नीचे अगर खिसक रही है या शिफ्ट हो रही है, देखिए एक आगे एक पीछे जा रही है, इसमें भी एक ऊपर एक नीचे जा रही है, इसमें भी एक ऊपर एक नीचे जा रही है, यहाँ भी आगे पीछे जा रही है। तो ये एग्जैक्टली ये क्या है, इसको ही क्या कहते हैं, तो इसको ही कहते हैं अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक क्या है कि एग्जैक्टली जो एक डिस्टर्बेंस आता है अर्थ के सरफेस के अंदर, तो सरफेस के अंदर जहाँ डिस्टर्बेंस आता है तो उसको क्या कहते हैं, एग्जैक्टली उसको कहते हैं फोकस। फोकस के एग्जैक्टली ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस में अगर अगर कोई ये रहेगा परपेंडिकुलर इसमें डायरेक्शन में, मान लीजिए, हाँ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या है, एक पॉइंट है, तो उसको क्या कहते हैं, एपिसेंटर ऐसे कहते हैं। तो ये फोकस है, फोकस से एग्जैक्टली फॉल्ट जनरेट होता है और वो फॉल्ट जो है एनर्जी रिलीज होता है। और एनर्जी कहाँ तक पहुँचता है कि अर्थ के सरफेस में ट्रैवल करके, जो अर्थ है अर्थ के सरफेस से ट्रैवल करते करते अर्थ के सरफेस तक आता है, अर्थ के बॉडी से ट्रैवल करते करते अर्थ के सरफेस तक आता है। और उसके वजह से क्या होता है कि डिस्टर्बेंस हो जाता है, मूवमेंट होता है अर्थ के सरफेस के ऊपर। तो जो भी स्ट्रक्चर है वो हिलने लगता है। इस सारे प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, इस सारे प्रोसेस को कहते हैं अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या है, शेकिंग ऑफ द अर्थ, ये नेचुरल इवेंट है। इट इज़ कॉज ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी। तो अर्थ के अंदर क्या होता है, कंटिन्यूसली मूवमेंट चालू रहता है। तो वो मूवमेंट क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। जब भी एनर्जी रिलीज होता है दैट वो एनर्जी क्या करता है, जनरेट वेव को जनरेट करता है। और जो वेव्स है वो सारे डायरेक्शन में अर्थ के बॉडी में ट्रैवल करते हैं। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कैसे कहते हैं। तो अर्थ की जो वेव्स है, एनर्जी जो है वो वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, तो वाइब्रेशन आ जाते हैं अर्थ के ऊपर, जिसको ही हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कैसे कहते हैं। तो जो भी सिस्मिक वेव्स है, तो अर्थ के जो भी अंदर के वाइब्रेशन है तो उसको सिस्मिक वेव्स ऐसा कहा जाता है। और जो सिस्मिक वेव जो आती है तो उसको ही जो मेजर करता है उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ कहते हैं। फिर उसके बाद सिस्मोमीटर कहते हैं। और एग्जैक्टली उससे क्या करता है कि सिस्मोग्राफ एग्जैक्टली रिकॉर्ड करता है सिस्मिक वेव्स को। फोकस क्या है या हाइपोसेंटर क्या है, एक ऐसा पॉइंट है अर्थ के सरफेस के अंदर कि जहाँ से एनर्जी रिलीज हो गया या अर्थक्वेक स्टार्ट हो गया। तो एपीसेंटर क्या है, एपीसेंटर एक परपेंडिकुलर शॉर्टेज डिस्टेंस है फ्रॉम द फोकस, द लोकेशन और रीजन डायरेक्टली अबव द हाइपोसेंटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, कि जहाँ सबसे पहली बार क्या रिसीव हो गया, तो एनर्जी रिसीव हो गया है। फॉल्ट जोन क्या है, फॉल्ट जोन है शार्प ब्रेक इन द क्रिस्टल रॉक से एनर्जी रिलीज ऑकर्स अलोंग द फॉल्ट। फॉल्ट जोन का मतलब क्या है कि एग्जैक्टली मान लीजिए एक टेक्टोनिक प्लेट है और एक टेक्टोनिक प्लेट है, तो इसके ऊपर क्या हो गया, कुछ दरार जैसे हो गया या गैप हो गई, तो इसको ही क्या कहते हैं, तो फॉल्ट जोन ऐसे कहते हैं। या अदरवाइज दो टेक्टोनिक प्लेट जहाँ एक दूसरे के साथ टकराती रहती है तो उस एरिया को भी रीजन को फॉल्ट जोन ऐसे कहते हैं। रॉक अलॉन्ग द फॉल्ट जोन टेंड टू मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ क्या होता है कि जनरली जो रॉक्स है वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं। तो टेक्टोनिक अर्थक्वेक क्या होता है, टेक्टोनिक अर्थक्वेक तब आएगा जब मोस्ट कॉमन अर्थक्वेक है ये, जब टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे के साथ टकराएगी और ये करेगी, फ्रिक्शन करेगी, तो टेक्टोनिक अर्थक्वेक आ जाएगा। अर्थ इज़ वेरी एक्टिव इनसाइड द सरफेस। अर्थ के अंदर क्या है, मोल्टन मैग्मा है, उसके बाद रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है, उसकी वजह से बहुत सारा एनर्जी अर्थ के सरफेस में होता है। तो उसकी वजह से क्या रहता है, तो अर्थ बहुत एक्टिव रहता है इनसाइड द सरफेस। तो उसके वजह से क्या होता है कि जो अर्थ के जो लेयर्स है, जैसे क्रस्ट है, यानी कि सबसे जो आउटर लेयर उसको क्या कहते हैं हम, क्रस्ट, उसके नीचे का लेयर को कहते हैं मेंटल, उसके नीचे के सरफेस को कहते हैं हम आउटर कोर, और उसके नीचे और रहता है इनर कोर। तो इनर कोर सॉलिड रहता है, आउटर कोर क्या रहता है, सेमी लिक्विड में रहता है, और मेंटल भी क्या रहता है, सेमी लिक्विड में ही रहता है। अर्थ का सेक्शन लिया है हमने। तो जो अगर अर्थ की बात करें तो सबसे आउटर में होता है क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे है मेंटल, मेंटल के नीचे है होता है आउटर कोर, और ये जो अंदर है होता है इसको कहते हैं इनर कोर। तो ये इनर कोर का हिस्सा है, ये आउटर कोर का है, और फिर ये मेंटल का है, और ऊपर का जो हिस्सा है वो क्रस्ट होता है। तो जो एग्जैक्टली क्रस्ट होता है वो रहता है अराउंड 0 to 100 किलोमीटर अर्थ सरफेस में, और उसके नीचे एस्टेनोस्फीयर का एग्जैक्टली सेमी लिक्विड स्टेट में एक कंडीशन रहता है। तो उसके बाद नीचे का पोर्शन आता है मेंटल आता है लगभग 2900 किलोमीटर तक होता है, उतना एरिया रहता है। और आउटर कोर जो होता है वो 5100 किलोमीटर तक होता है, और जो इनर कोर रहता है 5100 से अराउंड 673 किलोमीटर तक इनर कोर रहता है। ये भी दूसरा एक स्ट्रक्चर लिया है हमने।
तो सबसे ऊपर अर्थ क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट रहेगा, क्रस्ट के नीचे एस्थेनोस्फीयर है, उसके नीचे मैंटल है, मैंटल के नीचे आउटर कोर है और फिर इनर कोर है। तो अगर आप इसको देख पाएंगे तो एग्जैक्टली ये जो देखा है, आउटर कोर जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है और इनर कोर जो होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है। और यहाँ हमने क्रॉस सेक्शन लिया अर्थ का। ओके, फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारा टेक्टोनिक प्लेट। तो टेक्टोनिक प्लेट अर्थक्वेक क्या है कि देखिए, प्लेट एक तो ऊपर नीचे जा सकती है, आगे पीछे, या आगे पीछे जा रहे हैं या ऊपर नीचे जा रहे हैं, यहाँ भी क्या है ऊपर नीचे जा रहे हैं, तो ये मूवमेंट से अर्थक्वेक प्रोड्यूस हो जाएगा। टेक्टोनिक अर्थक्वेक होता है तो वो किसकी वजह से होता है कि टेक्टोनिक प्लेट जब कॉन्स्टेंटली शिफ्ट होती रहती है एक दूसरे से, इधर वो ड्रिफ्ट करेंगे अराउंड ऑन द विस्कस और स्लोली मूविंग मेंटल लेयर बिलो। तो यानी कि एस्थेनोस्फीयर है, एस्थेनोस्फीयर पे क्या करती है, तो टेक्टोनिक प्लेट थोड़ी सी स्लाइड करती रहती है, ड्रिफ्ट करती रहती है। दिस नॉन स्टॉप मूवमेंट क्या करता है, उसकी वजह से स्ट्रेस आता रहता है कंटिन्यूसली अर्थ के सरफेस के ऊपर, यानी अर्थ क्रस्ट के ऊपर। उसकी वजह से क्रैक डेवलप होते हैं और क्रैक को ही क्या कहते हैं, हम फॉल्ट कहते हैं। और वो उस फॉल्ट जोन से ही क्या होता है, एनर्जी रिलीज होने की कोशिश करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, सिस्मिक वेव्स। और सिस्मिक वेव्स जब आती है अर्थ सरफेस में तो उसको हम कहते हैं अर्थक्वेक। तो टेक्टोनिक प्लेट के जो मूवमेंट होता है उसकी वजह से स्लिपिंग ऑफ लैंड होता है अलोंग द फॉल्ट लाइन। एक तो मूवमेंट ऐसे भी हो सकती है, कन्वर्जेंट भी हो सकती है, मूवमेंट डाइवर्जेंट भी हो सकती है टेक्टोनिक प्लेट की, या ऊपर नीचे हो सकती है, या अदरवाइज ऐसे ऐसे भी मूवमेंट हो सकती है। यानी कि इन ऑल डायरेक्शन क्या होता है कि एग्जैक्टली जो टेक्टोनिक प्लेट है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है, तो उसकी वजह से ही क्या होता है, तो उसके वजह से टेक्टोनिक जो अर्थक्वेक है वो आता है। हम पढ़ेंगे वोल्केनिक क्वेक, अर्थक्वेक कह सकते हैं इसको। तो जो अर्थ का सरफेस है तो उसके अंदर क्या रहता है, मोल्टन मैग्मा होता है। जब मोल्टन मैग्मा जब भी अर्थ के सरफेस पे आ जाता है तो वोल्केनिक इरप्शन हो जाता है, और इस वोल्केनिक इरप्शन की वजह से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं, तो इसको ही वोल्केनिक अर्थक्वेक ऐसा कहा जाता है। तो ये एक फोटो है वोल्केनो का, तो वोल्केनो कैसे इरप्ट हो रहा है, तो उसका ये फोटो है। उसके बाद क्या होता है कि ये जो मैग्मा चेम्बर जहाँ से एग्जैक्टली ये बाहर आता है मैग्मा, तो उसको मैग्मा चेम्बर ऐसा कहा जाता है। इन सीरीज, हाँ, तो वो जहाँ से एग्जैक्टली बाहर आता है तो उसको क्या कहते हैं, मैग्मा चेम्बर कहते हैं। जिस पोर्शन से बाहर आता है उस पर्टिकुलर पॉइंट को क्रेटर ऐसा कहा जाता है। फिर लावा फ्लो है, वेंट है। तो वेंट क्या है कि एक ओपनिंग है जहाँ से एग्जैक्टली लावा बाहर आने की कोशिश करेगा। फिर उसके बाद पैरासिटिक जोन, उसके बाद ओशियन, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर क्लाउड है, फिर मैग्मा है। तो ये जो है एग्जैक्टली जो जब ये बाहर आ जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा मैग्मा, तो उसको ही क्या हो जाएगा, रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद क्या, ये लेयर ऑफ ऐश है। तो ये एग्जैक्टली आपका वोल्केनो इस तरह से आता है। वोल्केनिक अर्थक्वेक एक स्पेशल टाइप ऑफ टेक्टोनिक अर्थक्वेक है। तो ये कौन से एरिया में पाया जाता है कि जहाँ एक्टिव वोल्केनोज है वहाँ, तो स्ट्रेस एग्जैक्टली डेवलप हो जाता है। उस पर्टिकुलर स्ट्रेस कहाँ होता है, तो सॉलिड रॉक जो है तो उसके ऊपर क्या होता है कि आइदर इंजेक्शन की वजह से, यानी कि उसमें मैग्मा या लावा डाला जाएगा, या उधर विड्रॉल ऑफ मैग्मा या लावा, यानी कि वहाँ से मैग्मा एक तो चला जाएगा या उसमें आ जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होता है, रॉक में क्या हो जाता है, स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। उसको ही क्या कहते हैं हम, वोल्केनो अर्थक्वेक कैसे कहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारा ग्राउंड क्रैक जब होते हैं, इट कैन कॉज लैंड टू सबसाइड। तो उसकी वजह से क्या होता है, लैंड सबसाइड कर जाता है एंड ग्राउंड में बहुत बड़े बड़े क्रैक आ जाते हैं। रॉक इज मूविंग टू फिल, मान लीजिए अगर उधर मान लीजिए मैग्मा खत्म ही हो गया, तो क्या होता है कि रॉक उसको फिल करने के लिए कोशिश करने के लिए, रॉक इज मूविंग टू फिल द स्पेसेस वेयर मैग्मा इज नो लॉन्गर प्रेजेंट। तो उसकी वजह से क्या होता है, अचानक से कॉदिंग हो जाएगा या कॉलप्सिंग हो जाएगा। तो उसको ही हम क्या कहते हैं, वोल्केनिक अर्थक्वेक। वोल्केनिक जो अर्थक्वेक है तो वो इंडिकेशन नहीं दिखाते हैं, ऑल ऑफ सडन आते हैं। तो इसके लिए वो कहते हैं वोल्केनिक अर्थक्वेक जो होता है वो क्या होता है, डेंजरस हो सकता है या नुकसानदायक हो सकते हैं। तो ह्यूमन इंड्यूस अर्थक्वेक कौन सा है कि जहाँ बहुत सारी माइनिंग की जाती है, तो उसमें भी क्या हो जाता है कि वहाँ बहुत सारा मास निकल जाता है सॉइल का या क्रस्ट का, अर्थ क्रस्ट का। तो वहाँ भी क्या हो सकती है, तो वहाँ अर्थक्वेक आ सकता है। तो बहुत जगह पे क्या होता है, रूफ ऑफ अंडरग्राउंड माइंस कोलैप्स, तो कॉजिंग माइनर ट्रेमर, उसको कोलैप्स अर्थक्वेक ऐसा कहा जाता है। बहुत जगह पे क्या हो जाता है, तो जो अंडरग्राउंड जो माइन है तो उसका क्या होता है, रूफ जो है वो कोलैप्स हो जाता है। उसके वजह से क्या होता है, तो अर्थक्वेक आ जाता है। तो बहुत जगह पे, यानी कि जहाँ न्यूक्लियर डिवाइसेस की टेस्टिंग की जाती है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए जाते हैं, वहाँ भी क्या होता है, ग्राउंड शेकिंग हो जाता है, वहाँ भी क्या हो जाता है, तो अर्थक्वेक आ जाता है।
बहुत बड़े बड़े डैम है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में है या चाइना में बड़े बड़े डैम है, तो वहाँ क्या हो जाता है, तो अर्थक्वेक है, तो अर्थक्वेक आ जाते आते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, और वो एरिया क्या हो जाता है, प्रोन हो जाता है फॉर द अर्थक्वेक। तो इधर हमने ह्यूमन इंड्यूस अर्थक्वेक की ये दिए है। तो एग्जैक्टली अगर मान लीजिए ये ऊपर डैम का पानी है, तो ये डैम वाटर है या डैम है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि नीचे कंटिन्यूसली प्रेशर क्रिएट होता है, और उसके वजह से क्या होगा, तो उसके वजह से अर्थक्वेक आ सकता है। और हमने यहाँ एक एग्जांपल लिया है दूसरा इसका, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ क्या होता है कि एग्जैक्टली अगर हम पानी है, तो पानी का कंटिन्यूसली अगर प्रेशर पड़ता रहेगा या अदरवाइज न्यूक्लियर की वजह से कुछ प्रेशर पड़ता रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये सरफेस थोड़ा दब जाएगा, और उसके वजह से भी क्या हो सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है। अर्थक्वेक अगर मान लीजिए ज़मीन के अंदर से, मान लो ये अर्थ सरफेस है और यहाँ से मान लीजिए 70 किलोमीटर तक आ रहा है लगभग, तो 0 to 70 किलोमीटर, तो उसको शैलो अर्थक्वेक ऐसा कहा जाता है। अगर मान लीजिए ज़मीन से अर्थ सरफेस के यहाँ से अर्थ सरफेस से मान लीजिए 70 to 300 किलोमीटर तक आ रहा है, तो इसको डीप इनसाइड अर्थ सरफेस आ रहा है, तो उसको इंटरमीडिएट अर्थक्वेक ऐसा कहा जाएगा। तो अगर डीप अर्थक्वेक की बात करें, तो डीप अर्थक्वेक अराउंड जो सरफेस है, क्रस्ट है, तो क्रस्ट से 300 to 700 किलोमीटर दूरी पे उसका फोकस पॉइंट रहेगा, तो वो उसको क्या कहते हैं, तो उसको डीप अर्थक्वेक कहते हैं। तो जो भी अराउंड 70 to 75% जो भी ये आते हैं अर्थक्वेक, वो क्या होते हैं, तो शैलो अर्थक्वेक होते हैं। और क्या होता है, शैलो अर्थक्वेक ही ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है, लेकिन अगर हम इफ़ यू टॉक अबाउट द डीप अर्थक्वेक, तो डीप अर्थक्वेक जो होते हैं वो ज़्यादा नुकसान नहीं करते हैं, क्योंकि वो अंदर से आते हैं, क्योंकि सरफेस पे आते आते उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, डिसिपेट हो जाती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे वडाटी बेनिहॉफ जोन। तो वडाटी बेनिहॉफ जोन क्या है, तो ये देखिए यहाँ कौन सी प्लेट है, तो यह ओशियानिक प्लेट है या ओशियानिक क्रस्ट प्लेट कह सकते हैं। ये कौन सी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, तो यानी कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और ये ओशियानिक क्रस्ट है, और एक दूसरे के साथ क्या कर रही है, इंटरेक्ट कर रही है। तो उसमें क्या हो जाता है, ओशियानिक जो क्रस्ट होती है, तो वो सबडक करना चालू कर देती है, मीन्स वो एक्चुअली नीचे जाके मेल्टिंग करना चालू हो जाती है। इस पर्टिकुलर फॉल्ट लाइन को क्या कहते हैं, वडाटी बेनिहॉफ जोन ऐसा कहा जाता है। तो इसके वजह से क्या होता है, इस पर्टिकुलर जगह पे क्या होता है, कंटिन्यूसली इंटरेक्शन की वजह से एनर्जी रिलीज होने के हाई चांसेस रहते हैं। तो यहाँ अर्थक्वेक आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। और यहाँ एग्जैक्टली हम कह सकते हैं कि कॉन्टिनेंटल वोल्केनोज भी आ सकते हैं, या अदरवाइज हमारा नॉर्मल वोल्केनो समुद्र में भी वोल्केनो आ सकता है, या उसकी वजह से अर्थक्वेक भी आ सकता है। इस पर्टिकुलर रीजन को क्या कहते हैं, वडाटी बेनिहॉफ जोन ऐसे कहा जाता है। वडाटी बेनिहॉफ जोन क्या है, तो एग्जैक्टली डीप अर्थक्वेक यहाँ से आ जाता है, अराउंड 300 to 700 किलोमीटर इन दिस जोन में आ जाता है। तो ये जोन ऑफ सबडक्शन का जोन है, प्रोड्यूस बाय द इंटरेक्शन ऑफ अ डाउन गोइंग ओशियनिक प्लेट। ओशियनिक प्लेट यहाँ नीचे चली जाती है बिलो द क्रस्टल प्लेट अगेंस्ट द कॉन्टिनेंटल प्लेट, यानी कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट प्लेट है, तो वो उसके नीचे क्या हो जाती है, और नीचे मेल्ट होना चालू हो जाती है, सबडक करना चालू करती है। सम ऑफ द मोस्ट पावरफुल अर्थक्वेक, इस रीजन में क्या आता है कि सम ऑफ द मोस्ट पावरफुल अर्थक्वेक आ जाते हैं। तो अर्थक्वेक प्रोड्यूस बाय, अर्थक्वेक किसकी वजह से प्रोड्यूस होते हैं, तो स्लिप अलोंग द सबडक्शन थ्रस्ट, यानी कि दोनों प्लेट एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन कर रही है, और उसकी वजह से क्या होता है, उन दोनों में फॉल्ट जनरेट होता है। और जो फॉल्ट जब जनरेट हो जाता है, तो ओशियनिक प्लेट क्या हो जाती है, सबडक्ट होने लगती है, और मेंटल में मेल्ट होके जाना चालू करते हैं। उसकी वजह से फॉल्ट लाइन जनरेट हो जाती है। इस फॉल्ट लाइन में से क्या आ सकता है, लावा बाहर आ सकता है, अदरवाइज एनर्जी रिलीज हो सकती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, वडाटी बेनिहॉफ जोन। एक रीजन लिया है सरकम पैसिफिक सिस्मिक जोन। तो यहाँ अगर आप देखेंगे, तो आपको यहाँ इक्वेटर दिखेगा, यहाँ आपको ऑस्ट्रेलियन प्लेट दिखेगा, यहाँ आपको नास्का प्लेट है, यानी यहाँ ये साउथ अमेरिका कह दीजिए, यहाँ अमेरिका कह दीजिए। उसके बाद ये आपका रशिया एंड अमेरिका का इंटरेक्शन है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। और इसके इधर ये फिलीपाइंस हो गया, यहाँ जापान हो गया है, यहाँ नीचे इंडोनेशिया वगैरह कंट्री थे। तो ये जो पर्टिकुलर रीजन है, इस पर्टिकुलर रीजन को क्या कहते हैं, तो सरकम पैसिफिक सिस्मिक जोन ऐसे कहा जाता है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है अर्थक्वेक का, तो सरकम पैसिफिक सिस्मिक बेल्ट, तो वर्ल्ड के जो ग्रेटेस्ट अर्थक्वेक है इस बेल्ट में आ जाते हैं। तो ये कहाँ आता है, तो इट इज़ अलोंग द रिम ऑफ पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन के रिम पर ही है। तो दुनिया के जो 81% जो लार्जेस्ट अर्थक्वेक होते हैं, वह ये इसी जनरली रीजन में होते हैं। इसको रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। तो जो भी बेल्ट एग्जिस्ट करता है, ये कहाँ है एग्जैक्टली एग्जिस्ट करता है, तो बाउंड्रीज ऑफ टेक्टोनिक प्लेट, यानी कि टेक्टोनिक प्लेट के बाउंड्री पे ये एग्जैक्टली एग्जिस्ट करता है। और ये वेयर मोस्टली क्या होता है, ओशियनिक क्रस्ट जो होती है या ओशियनिक जो प्लेट है, वो सिंक करती रहती है, सबडक करती रहती है बीनीथ अनदर प्लेट।
अर्थक्वेक किसकी वजह से आ जाता है? जो इंटरेक्शन हो जाता है दो प्लेट के बीच में, मान लिया ओशियानिक एंड कॉन्टिनेंटल पकड़ी या कॉन्टिनेंटल पकड़ी, तो वहाँ से जब भी इंटरेक्शन होगा तो एक प्लेट अपने आप जो हाई डेंसिटी की है तो क्या हो जाएगा, हाई डेंसिटी की प्लेट नीचे सबडक्ट करती रहेगी, तो उसको ही क्या कहते हैं हम, उसको ही हम कहेंगे अर्थक्वेक प्रोन एरिया। उसके बाद है हमारा रीजन अल्पाइड अर्थक्वेक बेल्ट। तो अगर आप यहाँ देखेंगे चाइना का कुछ हिस्सा है, मंगोलिया का कुछ हिस्सा है, ये इवन सुमात्रा जो बेल्ट है, इंडोनेशिया वगैरह है, ये है, इवन अंडमान निकोबार है, ये है, इवन म्यांमार का कुछ हिस्सा है, फिर उसके बाद इंडिया है, इंडिया का हिमालय रीजन है, उसके बाद अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ऐसा करते करते ये कहाँ तक जा रहा है, तो ये यूरोप का जो अल्प माउंटेन है तो वेस्टर्न अल्प तक ये जा रहा है, तो इसको कहते हैं अल्पाइड हिमालयन अर्थक्वेक बेल्ट। तो ये एग्जैक्टली ये जो रेड कलर में है तो ये क्या है, तो ये अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। द अल्पाइड अर्थक्वेक बेल्ट कहाँ आता है, तो मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये एक्सटेंड कहाँ से होता है, जावा यानी कि इंडोनेशिया, जावा सुमात्रा यानी इंडोनेशिया का जो रीजन है, थ्रू द हिमालय यानी हिमालय थ्रू कहाँ जाता है, मेडिटेरियन सी, और मेडिटेरियन सी से अटलांटिक ओशन तक ये रीजन क्या होता है, एक्सटेंड होता है। दिस बेल्ट अकाउंट फॉर दुनिया के जो भी 17% जो लार्जेस्ट अर्थक्वेक है, इंक्लूडिंग सम ऑफ द डिस्ट्रक्टिव जो अर्थक्वेक आते हैं तो इसी रीजन में आते हैं। तो यहाँ एग्जैक्टली जो मिड रीज है, सबमर्ज मिड अटलांटिक रीज है, तो इसके हम बारे में बात करेंगे। तो ये एग्जैक्टली ये जो एरिया है यहाँ से ब्लूइश कलर के जो दिख रहा है, तो ये क्या है, एग्जैक्टली यहाँ दो टेक्टोनिक प्लेट मिक्स ये इंटरेक्ट कर रही है, तो इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ भी ये जो जोन है यहाँ ब्लू कलर में, तो ये साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, अफ्रीका है, और ये बीच वाला जो ऊपर का हिस्सा है जो अंटार्कटिका तक जा रहा है, आइसलैंड वगैरह नॉर्वे तक जा रहा है, तो ये जो है, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ एग्जैक्टली ये नॉर्थ अमेरिका को कवर करके यहाँ से यहाँ भी एग्जैक्टली ये अफ्रीका को कवर करके यहाँ से भी क्या कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया तक नीचे जा रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है सबमर्ज मिड अटलांटिक रीज, ऐसे कहा जाता है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो जनरली इधर के देखेंगे तो आपको तो क्रैक ऐसा डेवलप हुआ है, तो ये जो क्रैक्स है तो ये इस क्रैक में क्या है कि सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक या वोल्केनो आने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो सबमर्ज मिड अटलांटिक रीज जो है, तो रीच क्या होता है, वेयर टू टेक्टोनिक प्लेट्स एंड स्प्रेडिंग अपार्ट, यानी कि एक एग्जैक्टली क्या होता है, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे अगर टेक्टोनिक प्लेट, तो ये पर्टिकुलर उस रीज है। अगर समुद्र में अगर ये हो रहा है तो उसको रीज ऐसा कहा जाता है। और डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होता है, यानी कि दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं। और इसका बहुत सारा एरिया कहाँ है, तो डीप अंडर वाटर एंड फार फ्रॉम ह्यूमन डेवलपमेंट है। तो इसकी वजह से क्या होता है, अगर इधर कभी अर्थक्वेक आ भी गया या अदरवाइज कुछ हो गया तो यहाँ ह्यूमन की जो नुकसान होने का चांसेस है, ह्यूमन प्रॉपर्टी है, ह्यूमन लाइफ का, तो वो बहुत कम है। ये सिस्मोमीटर है, तो सिस्मोमीटर के ऊपर जो भी ड्राइंग निकलती है तो ये इसको सिस्मोग्राफ कहते हैं। तो सिस्मोग्राफ क्या मेजर करता है, सिस्मिक वेव्स को मेजर करता है। तो सिस्मिक वेव्स की इंटेंसिटी या जो मैग्नीट्यूड या स्केल है, तो उसकी वजह से हम उसको देख सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं या कंक्लूड कर सकते हैं कि कितना लेवल का अर्थक्वेक आ गया है या आ सकता है। तो ये एग्जैक्टली ओरिजिनल सिस्मोमीटर जो है तो उसका पिक्चर है, और ये जो यहाँ ड्राइंग निकली है तो ये क्या है, सिस्मोग्राफ है। और उसके बाद ये एक और एक मान लीजिए सिस्मोमीटर है, तो सिस्मोमीटर का एग्जैक्टली दूसरा पिक्चर है। तो सिस्मोमीटर मेजर करता है सिस्मिक वेव्स को। जो मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक, एनर्जी ऑफ द अर्थक्वेक ट्रैवल थ्रू द वेव, तो जो भी अर्थ की जो वाइब्रेशन की जो एनर्जी है वो वेव के फॉर्म में ट्रैवल करती है, उसको हम सिस्मिक वेव ऐसे कहते हैं। सिस्मोमीटर क्या है, मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द सिस्मिक वेव। तो साइंटिस्ट एग्जैक्टली जो सिस्मोग्राफ है, तो सिस्मोग्राफ से हम क्या क्या ढूंढ सकते हैं, टाइम, लोकेशन, इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक ढूंढ सकते हैं। उसके बाद वो एग्जैक्टली जो वेव्स आई है वो किस रॉक थ्रू आई है, या कौन से रॉक में से नीचे अंदर कौन से अर्थ के अंदर कौन से रॉक है, तो उसके बारे में साइंटिस्ट कैन कंक्लूड। तो रिक्टर जो स्केल होता है वो एक मैग्नीट्यूड स्केल है, उससे हमें पता लगता है कि अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड क्या है। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो एनर्जी कितना रिलीज हो गया, तो इसका मतलब है हम उसको मैग्नीट्यूड में गिनते हैं। तो मैग्नीट्यूड एक्सप्रेस्ड इन एब्सोल्यूट नंबर, तो ये जो अर्थक्वेक होता है रिक्टर स्केल का, ये हम 0 to 10 तक गिनते हैं मैक्सिमम। तो इंटेंसिटी स्केल क्या है, इंटेंसिटी में ये इसको मर्कली या मर्सली भी कह सकते हैं। मर्कली या मर्सली जो स्केल है, तो ये अकाउंट दिस टेक इनटू अकाउंट द विजिबल डैमेज, तो कितना आंखों को दिख रहा है डैमेज कितना हुआ है, तो ये एग्जैक्टली इंटेंसिटी स्केल से हम मेजर कर सकते हैं अबाउट द अर्थक्वेक। तो इसकी जो रेंज होती है वो वैरी करती है फ्रॉम 1 to 12।
और जो रिश्टर स्केल है, तो रिश्टर स्केल का जो वैल्यू है वो वेरी करती है फ्रॉम 0 to 10। तो रिश्टर स्केल है 0 to 10, एंड जो मर्कली या मर्सली स्केल कह सकते हैं उसकी रेंज वेरी होती है 1 to 12। अर्थ के सरफेस से जब भी अर्थ के एग्जैक्टली जो फोकस है, तो उससे जब भी हाइपो सेंटर है, जब भी उससे एनर्जी रिलीज होगी तो वो रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ पी वेव्स। तो पी वेव्स क्या है, तो पी वेव्स एक प्रकार की लॉन्जिट्यूडिनल वेव है। उसके बाद आती है, उसको जब वो सरफेस पे टकराती है वो तो कन्वर्ट हो जाती है रॉक के साथ टकराने के बाद वो एस वेव में, यानी ये पी वेव यानी प्राइमरी वेव, एस वेव यानी सेकेंडरी वेव। तो एग्जैक्टली ये ट्रांसवर्स वेव में कन्वर्ट हो जाती है। और ज़्यादा इंटरेक्शन होने के बाद वही वेव जो है वो आइदर लव वेव्स में एंड रेलिंग वेव्स में, इन दोनों वेव में ये होती है। तो ये जो एल वेव्स है तो वो एग्जैक्टली दोनों साइड में चलती है, तो ऊपर नीचे अप डाउन भी चलती है और लेफ्ट राइट भी चलती है। तो यानी उसकी वजह से क्या होता है कि ज़्यादा डिस्ट्रक्शन पैदा करती है। इवन ये जो रेलिंग वेव है, तो रेलिंग वेव क्या रहती है, ओवल शेप में सर्कुलर फॉर्म में ट्रैवल करती है। तो उसकी वजह से क्या करती है, तो ये भी क्या करती है, ज़्यादा डिस्ट्रक्शन प्रोड्यूस करती है। तो ये हो गई रेलिंग वेव, उसके बाद ये हो गया लव वेव, उसके बाद ये हो गया प्राइमरी वेव, और इसके बाद ये हो गया एस वेव। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये रेलिंग वेव है, तो रेलिंग वेव कैसे ओवल स्टाइल में सर्कुलर में ट्रैवल करेगी। ये एस वेव दी है, एस वेव कैसे है, ट्रांसवर्स वेव है। उसके बाद ये जोन एरिया है कि जहाँ से एग्जैक्टली ट्रैवल करेगी वेव। तो यहाँ देखेंगे यहाँ वेव नहीं है बिल्कुल भी, और इस पोर्शन में भी क्या है, वेव नहीं आती है बिल्कुल भी। सिस्मिक वेव्स क्या है, तो सिस्मिक वेव जो है वो दो प्रकार के होते हैं। बॉडी वेव यानी कि अर्थ के सरफेस के अंदर से जाएगी तो उसको बॉडी वेव कहते हैं। जैसे वो सरफेस को टकराती है, वो सरफेस के ऊपर से यानी कि क्रस्ट के ऊपर से ट्रैवल करना चालू करते हैं अलोंग द सरफेस, तो उसको हम सरफेस वेव ऐसे कहते हैं। तो जो बॉडी वेव है, तो बॉडी वेव जनरेटेड ड्यू टू रिलीज एट द एनर्जी रिलीज एट द फोकस, ये मूव करती है इन ऑल डायरेक्शन इन ट्रैवलिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ। यानी कि अर्थ है, अर्थ के मान लीजिए बीच में से कहीं तो ट्रैवल किया तो क्या करेगी, सब जगह पे ट्रैवल करना चालू करेगी। तो इसको हम कहेंगे बॉडी वेव्स। उसके बाद जो बॉडी वेव्स है तो उसको हम क्या कहते हैं, पी वेव्स ऐसा कहते हैं। तो यानी कि प्राइमरी वेव, सबसे पहले यही एनर्जी रिलीज होती है और यही इसी फॉर्म में एनर्जी ट्रैवल करती है। तो ये सबसे फास्टेस्ट होती है, ये सबसे पहले आती है अर्थ सरफेस पे, और ये साउंड वेव की तरह रहती है, यानी लॉन्जिट्यूडिनल वेव रहती है। और ये ट्रैवल कर सकती है गैसियस मीडियम से, लिक्विड मीडियम से और सॉलिड मीडियम से। अगर हम सेकेंडरी वेव की बात करें तो सेकेंडरी वेव जो होती है वो एग्जैक्टली प्राइमरी वेव के बाद में आती है, यानी कि इनका जो स्पीड या वेलोसिटी है वो प्राइमरी वेव से कम है। तो ये क्या होती है, सिर्फ सॉलिड से पास करती है। तो जो भी हमारा आउटर कोर है वो सेमी लिक्विड में होने के कारण वो क्या करती है, आउटर कोर से पास नहीं कर सकती है। उसके बाद हम देखेंगे सरफेस वेव। तो सरफेस वेव्स क्या है, द बॉडी वेव्स इंटरेक्ट विद द सरफेस रॉक एंड जनरेट न्यू सेट ऑफ वेव। तो बॉडी वेव जब भी टकराएंगे अर्थ सरफेस के साथ तो क्या करेंगे, नया वेव बनाएंगे जिसको हम सरफेस वेव कहते हैं। दिस वेव्स मूव अलोंग द सरफेस, तो ये मूव सरफेस अर्थ सरफेस है उसके अलोंग ही मूव करते हैं। और ये सबसे लास्ट आती है सिस्मोग्राफ के रिपोर्ट में। ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव भी रहती है, क्योंकि क्या उनका वेलोसिटी एग्जैक्टली कम होता है, लेकिन उसका क्या होता है, उसका ये जो वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ बड़ा होने के कारण ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है। और ये क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट कॉज करता है रॉक का, उसकी वजह से क्या हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। सिस्मिक वेव जो है उनकी स्टडी की वजह से साइंटिस्ट को क्या क्या समझ में आया, द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में समझने में मदद मिलती है, या रादर वो उनकी वजह से समझे है। अर्थक्वेक जो इफेक्ट होते हैं तो ये क्या है, नेचुरल हैजार्ड है। तो इसके वजह अगर हेवी ट्रेमर आते हैं तो हेवी डैमेज हो जाएगा टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल। उसकी वजह से ग्राउंड शेकिंग होता है, डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट, यानी कि अर्थ के सरफेस क्या होते हैं उनकी उथल पुथल होती है, लैंडस्लाइड और मडस्लाइड होता है। उसकी वजह से फायर प्रोड्यूस हो सकता है, फॉर एग्जांपल अर्थ वोल्केनो वगैरह का इरप्शन होकर फायर लग सकती है। ग्राउंड लर्चिंग, यानी कि इसमें भी हम बोल सकते हैं ग्राउंड जो है आइदर नीचे धंस जाएगा या आउलांचेस हो सकता है। अगर मान लीजिए हिमालयन रीजन में आ जाएगा तो आउलांचेस आ सकता है। ग्राउंड का डिस्प्लेसमेंट होता है, अगर डैम वगैरह रीजन में आ गया तो उससे क्या हो जाता है, फ्लड आ सकता है या लेवी का फेल्योर हो सकता है, अगर लेवी फेल्योर हो गया तो। उसके बाद स्ट्रक्चरल डैमेज हो सकता है, स्ट्रक्चरल कोलैप्स हो सकता है। अगर समंदर में आ गया तो वो सुनामी भी क्रिएट कर सकता है। की बात करेंगे कि इंडिया में कौन कौन से रीजन है या कौन कौन से एरिया है कि जहाँ अर्थक्वेक आ सकता है। तो अगर आप देखेंगे पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है, तो ये पूरा नॉर्थ ईस्ट के पूरे स्टेट के आ सकता है, तो यहाँ अर्थक्वेक आ सकता है। इवन ये जो है नेपाल भूटान का जो भी ये स्ट्रक्चर है, भूटान का एरिया है, बिहार का एरिया है, तो यहाँ भी क्या आ सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है।
इवन ये हिमालय के कुछ रीजन है, उसके बाद ये जम्मू कश्मीर का रीजन है, उसके बाद ये ऊपर गिलगिस्तान पाकिस्तान वगैरह का रीजन है, और यहाँ रन ऑफ कच्छ वगैरह जो रीजन है, तो यहाँ क्या आ सकता है कि ज़्यादा अर्थक्वेक, बड़े बड़े अर्थक्वेक आ सकते हैं कि जो मोर देन 8 रिश्टर स्केल में भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ कुछ एरिया है जहाँ महानदी वगैरह का वेस्ट बंगाल का रीजन है, उसके बाद ये पूरा एरिया यूपी बिहार का एरिया, इवन में वेस्ट बंगाल सिक्किम का एरिया, इवन ऊपर जो जो हिमालयन जो रीजन है वो कम्प्लीटली रीजन किसके अंदर आता है, तो एग्जैक्टली ये अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। यहाँ भी अगर एरिया देखेंगे गुजरात का, तो ये भी क्या है, अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। तो यहाँ भी नीचे अगर आप देखेंगे तो ये जो कर्नाटका वगैरह का एरिया है, गोवा वगैरह का, तो ये नीचे का एरिया है अर्थक्वेक प्रोन एरिया है इंडिया में। तो बाकी के रीजन भी येलो जो कलर के वो भी प्रोन एरिया है। जो सिर्फ ब्लू कलर के एरिया है तो वहाँ एग्जैक्टली बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि वहाँ अर्थक्वेक आ जाएगा। लेकिन ये जो रेड, फिर ये हल्का सा जो क्या कह सकते हैं इसको, हल्का सा डार्क येलोइश कलर है, और ये फेंटी है, ये येलो कलर है, तो ये क्या हो सकता है, तो यहाँ अर्थक्वेक आ सकते हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया में, इंडिया जो है हाईली अर्थक्वेक अफेक्टेड एरिया है, कंट्री है। तो बिकॉज ऑफ टेक्निक, इसमें क्या है कि यंग फोल्ड माउंटेन है हिमालय के, तो उसकी वजह से यहाँ एग्जैक्टली ज़्यादा का एक्टिविटी होने के कारण अर्थ के सरफेस के अंदर, तो यहाँ ज़्यादा एग्जैक्टली प्रोन है कि यहाँ अर्थक्वेक आ सकता है। तो इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 2, 3, 4 एंड 5 सिस्मिक जोन में इंडिया का डिवीजन हुआ है। तो 59% ऑफ इंडिया का जो भी लैंड है वो अंडर द थ्रेट है ऑफ मॉडरेट टू सीवियर सिस्मिक जोन। तो हिमालय जो रीजन है कम्प्लीटली, वो कम्प्लीटली जोन 5 में आता है कि जहाँ मैक्सिमम क्या हो सकता है, तो हाईएस्ट मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ सकता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो एंटायर हिमालयन रीजन जो है वो वल्नरेबल है फॉर द हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 8 एंड अबव ऑन रिश्टर स्केल ड्यू टू सबडक्शन ऑफ इंडियन प्लेट अंडर यूरेशियन प्लेट। तो इंडियन प्लेट क्या हो रही है, तो सबडक्ट हो रही है अंडर द यूरेशियन प्लेट, तो उसकी वजह से यहाँ हिमालयन रीजन जो है वह हाईली वल्नरेबल है फॉर द अर्थक्वेक। तो शिलोंग में 1897 में 8.7 का अर्थक्वेक आया था, कांगड़ा में 1905 में 8 रिश्टर स्केल का अर्थक्वेक आया था, बिहार और नेपाल में 1934 में 8.3 रिश्टर स्केल का अर्थक्वेक आया था, आसाम और तिब्बत रीजन में 1950 में 8.6 रिश्टर स्केल का अर्थक्वेक आया था। तो अगर हम कच्छ, नर्मदा, सन नदी का रिवर बेल्ट देखें, या अदरवाइज गोदावरी रिफ्ट, अरावली, दिल्ली फोल्ड अगर बेल्ट एरिया देखते हैं, तो यहाँ क्या है, सिस्मिक प्रोन एरिया है, तो यहाँ ज़्यादा अर्थक्वेक आ सकता है। तो इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट जोन्स। तो 11% जो इंडिया का एरिया है वो जोन 5 में आता है, 18% एरिया जोन 4 में आता है, 30% एरिया जोन 3 में आता है। तो अगर इन तीनों की टोटल करें तो 59% जो एरिया है, तो वहाँ हाई रिस्क है कि जहाँ अर्थक्वेक अगर होगा तो डैमेज हो सकता है। और जो बाकी जो 41% जो एरिया है, जो 41% में क्या है कि इतना डैमेज नहीं होगा अगर अर्थक्वेक आएगा भी। तो जोन 5 का एरिया रहता है, उसको मोस्ट सीवियर जोन ऐसा भी कहा जाता है। जम्मू कश्मीर का कुछ एरिया, हिमाचल प्रदेश का कुछ एरिया, उत्तराखंड का कुछ एरिया, रन ऑफ कच्छ का कुछ एरिया, बिहार का कुछ एरिया, एंड ऑल नॉर्थ एंड ईस्टर्न स्टेट की अगर बात करें और अंडमान निकोबार आइलैंड की बात करें, तो यहाँ क्या है, ये जोन 5 में आता है। यानी कि अगर यहाँ अगर आता है कुछ रीजन में, तो ये एग्जैक्टली यहाँ बहुत बड़ा 8 एंड अबव रिश्टर स्केल का यहाँ अर्थक्वेक आ सकता है। अगर जोन 4 की बात करें तो यहाँ हाई डैमेज रिस्क का जोन है। तो यहाँ जो भी एरिया दिया है तो उसमें से ही रीजन है कि जहाँ यहाँ जोन 4 के लेवल के, यानी कि जोन 4 लेवल के, यानी हाई डैमेज रिस्क जो जोन के क्या आ सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है। हम शैडो जोन, अर्थक्वेक जो शैडो जोन है उसकी बात करेंगे। तो शैडो जोन क्या रहेगा, तो मान लीजिए ये हमने अर्थ का सरफेस का ये लिया, कोर का सरफेस, तो ये सॉलिड कोर है अर्थ का। उसके बाद ये लिक्विड कोर है, तो लिक्विड कोर से क्या नहीं जाएगा, तो एस वेव्स नहीं जाएगा। तो यहाँ जो सॉलिड कोर है, तो सॉलिड कोर से प्राइमरी वेव आती है यहाँ। बट यहाँ क्या होता है, जैसे वो लिक्विड कोर में आ जाती है तो रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो रिफ्रैक्ट होने के कारण ये जो पर्टिकुलर एरिया 104 से लेकर अराउंड 105 डिग्री, और यहाँ भी अराउंड 104 से 145 डिग्री या 140 डिग्री पकड़ लिया रफली। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ एग्जैक्टली प्राइमरी वेव भी नहीं आती और सेकेंडरी वेव भी नहीं आती है। तो ये जो पर्टिकुलर जो ग्रे में दिखा है, तो इसको जोन शैडो एरिया या शैडो जोन एरिया ऐसे भी कहा जाता है, क्योंकि एस जो वेव होती है, सेकेंडरी वेव होती है, वो लिक्विड से तो ट्रैवल नहीं करती है। और एग्जैक्टली अगर प्राइमरी वेव की बात करें तो यहाँ क्या होता है कि सरफेस मीडियम चेंज होने के कारण वो क्या रिफ्रैक्ट कर जाती है, तो यहाँ से इस पर्टिकुलर और इस पर्टिकुलर जोन में वो ट्रैवल नहीं करती है। तो इस पर्टिकुलर रीजन में आपको क्या नहीं मिलेंगे,
तो आपको अर्थक्वेक वगैरह नहीं आपको कभी दिखेंगे। जो भी अर्थ का जो भी सरफेस है कि यहाँ एग्जैक्टली एपी उसका ये है हाइपोसेंटर है या अदरवाइज फोकस है, तो वहाँ से एग्जैक्टली अगर 104 डिग्री टू 145 डिग्री 104 डिग्री टू 145 डिग्री देखेंगे तो वहाँ क्या होता है, इस पर्टिकुलर रीजन में एपी सेंटर से अगर हम कंपेयर करें तो एग्जैक्टली क्या होता है कि उधर हमें क्या मिलता है कि बिल्कुल भी कोई भी वेव नहीं दिखती है, अर्थक्वेक की सिस्मिक वेव नहीं दिखती है। तो शैडो जोन क्या है, द जोन ऑफ द अर्थ एंगुलर डिस्टेंस 104 डिग्री टू 104 डिग्री टू 140 डिग्री। तो दिस जोन डज नॉट रिसीव एनी डायरेक्ट प्राइमरी वेव गेट रिफ्लेक्टेड बाय द लिक्विड कोर। तो एस वेव्स कम्प्लीटली स्टॉप बाय द लिक्विड कोर। लिक्विड कोर से तो जा ही नहीं सकती है एस वेव्स। उसके बाद जो जोन रीजन है, तो जो जोन रीजन 105 डिग्री या 104 डिग्री भी कह सकते हैं, 104 डिग्री टू 145 डिग्री 145 डिग्री फ्रॉम एपी सेंटर से अगर हम देखेंगे तो बोथ वेव्स क्या होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव इस रीजन में हमें दिखती नहीं। उसको क्या बोलते हैं, शैडो जोन एरिया ऐसे कहते हैं। एंटायर जोन बियॉन्ड 105 डिग्री डज नॉट रिसीव्ड एनी सेकेंडरी वेव। तो यहाँ सेकेंडरी वेव्स भी नहीं आती है। और शैडो प्रोन एरिया ऑफ एस वेव इज लार्जर देन पी वेव। यानी कि बहुत सारे रीजन है कि जहाँ क्या होते हैं कि जो सेकेंडरी वेव है बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं करती है। रिवर्स फॉल्ट टाइप क्या होता है, वेयर क्रस्ट इज शॉर्टनिंग लाइक अ नियर कन्वर्जन बाउंड्रीज और अदर रीजन इन द रिवर्स फॉल्ट डेवलप। मान लीजिए अगर दो प्लेट अगर एक दूसरे के साथ अगर कन्वर्ज कर रही है तो वहाँ से क्या हो जाएगा, तो कन्वर्जन बाउंड्री प्रोड्यूस हो जाएगी। उसकी वजह से जो भी फॉल्ट प्रोड्यूस होगा तो उसको रिवर्स फॉल्ट बोलते हैं। और इस रिवर्स फॉल्ट की वजह से भी क्या हो सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है। उसके बाद जो एल वेव्स है यानी उसको लव वेव्स ऐसा भी कहा था, जो साइंटिस्ट जो थे लव, तो उन्होंने ये ढूंढा था। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव जब रीच करती है सरफेस को तो वो कन्वर्ट हो जाती है एल वेव्स में। तो ये जो एल वेव्स रहते हैं वो कैसे ट्रैवल करता है, तो एल शेप में ट्रैवल करते हैं या एल डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। इट ट्रैवल्स अलॉन्ग द सरफेस। ट्रांसवर्स वेव्स उनका नेचर रहता है जनरली, यानी कि ऐसे ट्रैवल करेगी इन नेचर। देयर बॉडी इज देयर वेलोसिटी इज मच लेस देन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेव्स। तो यहाँ से क्या होता है, उनका क्या होता है कि वेवलेंथ बढ़ जाता है और उनका स्पीड कम हो जाता है। क्या करती है, तो डिस्ट्रक्शन प्रोड्यूस करती है। उसके बाद है रेलिंग वेव। तो रेलिंग वेव्स क्या है, डिस्कवर्ड एंड डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द लॉर्ड रेलिंग बोल के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ढूंढा था। तो ये कहाँ ट्रैवल करती है, तो सिस्मिक जो वेव सरफेस पे आ जाती है तो उसमें उसकी वजह से अचानक क्या होता है कि सडन शेक आ जाता है और इलिप्टिकल मोशन होता है। तो इलिप्टिकल मोशन यानी कि ऐसे ऐसे ट्रैवल करती है इलिप्टिकल मोशन में ये वेव, तो इसको रेलिंग वेव ऐसा कहा जाता है। तो रेलिंग वेव भी क्या करती है, बहुत सारा ज़्यादा डैमेज करती है। इट इज़ अ रोलिंग टाइप ऑफ वेव। तो यानी कि रोल करते जाती है तो बहुत ज़्यादा डैमेज करती है और उनका स्पीड भी बहुत कम रहता है। तो यानी कि ये जो एल वेव्स है या रेलिंग वेव्स है, दीज आर द इंटर कन्वर्टेड फॉर्म ऑफ द प्राइमरी वेव एंड सेकेंडरी वेव। तो सारी वेव की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, तो प्राइमरी वेव से होती है। प्राइमरी वेव सेकेंडरी वेव में कन्वर्ट हो जाती है और प्राइमरी और सेकेंडरी लव वेव बनाती है। और ऐसा ही कह सकते हैं प्राइमरी सेकेंडरी एंड लव वेव्स मिलके ही रेलिंग वेव बनाती है।